हेलो एंड वेलकम टू द न्यूक्लियर आईएएस। आज तारीख है 18 जून। 18 जून के सभी दाहिंदों के एडिटोरियल और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस को आज कवर करेंगे। आज की न्यूज़ बहुत सिंपल है, पढ़ने में समझने में मजा आएगा। सबसे पहली बात हमारे ऑथर साहब बताते हैं कि जो सर्वे होते हैं, रियल में सर्वे का काम क्या होता है। सर्वे पब्लिश करते हैं रियल डेटा, और वो डेटा मार्केट में तुरंत अवेलेबल हो जाना चाहिए। मतलब लोग उसको देख सकें, एकेडमिशियंस उसके ऊपर गहन अध्ययन कर सकें, उसके बेसिस के ऊपर पॉलिसी का निर्माण हो सके, और अगर पॉलिसी बनी हुई है तो उसका वेरिफिकेशन हो सके, देख सके कि उसने कितना अच्छा काम किया है, कितना वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, कहाँ कहाँ पर उसमें चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। ये सारा काम होता है डेटा का। बोले हमारे यहाँ पे 3 डेटा हुए हैं हेल्थ के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, इसका डेटा तो कलेक्ट किया गया था 23-24 का, लेकिन रिलीज किया 2026 के अंदर। दूसरा है एनएसओ का 80th राउंड का, कि एक हाउस होल्ड अपने घर में हेल्थ के ऊपर कितना कंज्यूम करता है। तीसरा नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट 2022-23 का। बोले ये तीनों डेटा वायरल होने चाहिए थे, लेकिन वायरल कौन सा हुआ? सिर्फ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। बोले रियल में डेटा का काम होना चाहिए था ये वाला, कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प करे बाकी जगह के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट इन सर्वे को अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। मीडिया गवर्नमेंट की इन अचीवमेंट को दिगुना तिगुना 4 गुना 20 गुना बढ़ा के बताती है। एकेडमिशियंस जो हैं वो रॉ डेटा का वेट करते करते उनको वर्षों बीत जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे कि भारत सरकार के लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, हमारे लिए ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि हम सिर्फ पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करके रह जाते हैं। जिन चीज़ों में हम स्टैग्नेंट हैं उनको तो भूल ही जाते हैं, उनको तो इग्नोर ही कर देते हैं। जैसे एनीमिया, चाइल्ड न्यूट्रिशन, इसमें हमारी हालत और गिरती चली जाती है। डेटा बहुत बाद में आता है, जिसकी वजह से भारत सरकार ये बोल देती है कि तो पुराना डेटा है, या फिर कोविड इफेक्ट बोल के अपना पल्ला झाड़ लेती है। बोले ये बहुत गलत काम है सरकार का। तीसरा, जब डेटा लेट आएगा तो पीयर रिव्यू पहले तो डेटा लेट आया, मान लो यहाँ पे इस डेटा को आने में कितने लग गए? 2 ईयर्स। फिर उसके बाद जब एकेडमिशियंस लगाएंगे तो 1-2 साल वो भी लेते हैं, तो लगा लीजिए 2 साल लगा लिया। तो मतलब कि मेन जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फुल एनालिसिस होकर आफ्टर द 4 ईयर द रियल जो एनालिसिस है वो आता है, और तब तक सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है। तो बोले यार इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। बोले ये सारा डेटा एक काम में बढ़िया काम आता है, दैट इज अ बिजनेस कैप्चर। जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनके लिए ये डेटा बड़ा यूजफुल हो जाता है। जैसे वो तुरंत ये देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि आपका हार्ट अटैक हो गया, बाकी चीज़ें हो गई है ना, डायबिटीज़ हो गई, ये बढ़ती जा रही है इन ऑल द ग्रुप्स। तो वो क्या करते हैं? ओबेसिटी बढ़ रही है तो जिम, अलग अलग ऐप की, भाई फिटनेस ऐप, मिलिट्री कैलिस्थेनिक्स करो, ये करो वो करो, ड्रग्स, मतलब कि दवाइयाँ अलग अलग तरीके की कि ओबेसिटी को बीट करने के लिए। डायबिटीज़ बढ़ रही है तो टेस्ट पैकेजेस लोगों तक पहुंचाने शुरू, डिवाइसेस, क्लिनिक्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनकी स्क्रीनिंग, मेडिकलाइजेशन। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है कि बिजनेस वाले लोग इन डेटा से बेनिफिट उठा लेते हैं कि अच्छा हमने देखा और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, और फिर बिजनेस वाले काम करते हैं, इस डेटा को उठाते हैं। हम फिर से उसी लूप के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं कि हमें सिर्फ अचीवमेंट दिखानी है, मीडिया एम्पलीफाई करती है, एकेडमिशियंस वेट करते रह जाते हैं, मीडिया ये बिजनेस वाले अपॉर्चुनिटी बना के आगे बढ़ जाते हैं। तो दुनिया का भला नहीं होता, सिर्फ जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं उनका भला होता है। अब जो आगे जो डायलॉग है भाई साहब, वो हो दिमाग के तोते उड़ा देता है। एरन लेविस्टाइन, ये एक ब्यूरोक्रेट हैं आपके यूएस के, तो ये क्या बताते थे? इन्होंने ऐसा बोला कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक बिकिनी, व्हाट दे रिवील इज सजेस्टिव बट व्हाट दे कंसील इज वाइटल। समझ रहे हो भाई साहब क्या लिख के हो यार? ये हम मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या, और ये 1951 समझ रहे हो उस टाइम के ऊपर। मैं कहा यार ये ये न्यूज़ में एडिटोरियल में लिखा हुआ है, तो तगड़ा काम नहीं हो गया कि स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े जो हैं वो बिकनी की तरह होते हैं। जो वो दिखाते हैं वो उन्हें दिखाना है, लेकिन जो वो छिपाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ वाइटल। सॉरी फॉर माई लाफ बट आई एम बीइंग इनसेंसिटिव। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसे, है ना? क्या हम ये यहाँ कहीं पे लिख सकते हैं? नहीं भाई मत लिखना, ठीक? दैट इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है? हेल्थ डाटा कैसे होना चाहिए? जैसे एक्सरे है वैसे होना चाहिए। डेटा है, इंटरप्रिटेशन है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, और अगर उस अकाउंटेबिलिटी के अंदर में कोई अगर पीछे हट रहा है या हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है प्रोग्राम में, बॉडीज़ में, तो उसको चेंज करो, ठीक है? अभी ऑथर क्या बोलते हैं कि अभी इमीडिएटली विद इन 30 to 45 डेज गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये जो डेटा है वो रिलीज़ करना चाहिए पूरे का पूरा, और इंडिपेंडेंट एकेडमिशियंस को हायर करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर डेटा में कमियां हैं उन कमियों को दूर करे, स्टैग्नेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करे। फिर उसके बाद में जिस अथॉरिटी, मान लीजिए जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर है, कोई डेटा आया है चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर और चाइल्ड न्यूट्रिशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उस अथॉरिटी को पकड़े, उस अथॉरिटी के साथ लिंक करो उस डेटा को कि भाई जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टैग्नेंट हो गया तो बोलो न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लेके आए। तो इस तरह से हमें जवाबदेही नियुक्त करनी चाहिए उन अथॉरिटीज़ की जो उस डेटा के लिए, मतलब जो डेटा उनको रिजेंबल करता है, बताता है। स्टेट लेवल रिव्यूज़ होने चाहिए, मतलब कि स्टेट के जो हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सबको लेके आना चाहिए, और वो सब बैठ के ये देखें कि क्या चेंज करें जिससे कि इंप्रूवमेंट हो सकता है हमारे एरिया के अंदर। डेटा का इंटीग्रेटेड यूज़ होना चाहिए, मतलब कि सारे डेटा HMIS हाउस होल्ड वाला, फिर IHIP, उन सबको अलग अलग लेके देखने की बजाय सारे सर्वे का इकट्ठा लेके आओ और उसका मतलब देखो कि मतलब क्या निकल रहा है।
ठीक है, जितना जल्दी हम उस डेटा को, प्राइमरी डेटा को यूज़ करेंगे, वो समाज के लिए कल्याण का ही कार्य करेगा। दैट वुड वर्क एज अ पब्लिक गुड, वो सामाजिक अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बोलते हैं कि भाई बजट के साथ लिंक करो, जैसे मान लीजिए अगर डेटा में पता चलता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है तो प्राइमरी केयर के लिए फंड ज़्यादा कीजिए, ठीक है, और फिर मेडिकल स्पेंडिंग अगर लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों की जेब में से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो पब्लिक फैसिलिटी को, अर्थात जो सरकारी अस्पताल हैं उनको बढ़िया कीजिए, वहाँ पर फ्री में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कराइए, मतलब कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी कराइए। अगर चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है तो स्कूल में हेल्थ को इम्प्रूव करवाइए, वहाँ पे उनके स्पोर्ट्स के पीरियड डालिए, फूड की रेगुलेशन कीजिए, अर्बन प्लानिंग कीजिए। तो मतलब ये सारी चीज़ देखने की जरूरत है कि बजट के साथ भी लिंक कीजिए अपनी पॉलिसी को। तो ये बात बोलते हैं हमारे ऑथर साहब, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ न्यू आर्टिकल जो भारत इनोवेट्स के बारे में। भारत इनोवेट्स एक सेमिनार टाइप का फंक्शन है, जो हो रहा है नाइस फ्रांस के अंदर, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बैक कर रही है, ठीक है। अब समझदार वाली बात क्या है, इंडिया टैलेंटेड है, ये पूरे विश्व में ग्लोबली प्रूवन है। हमें कुछ यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, बट हम भारत इनोवेट के अंदर हम शोकेस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजिक स्टार्टअप्स को। हम भी, फ्रांस के भी सब लोग आके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन है, ही इज कॉल्ड फॉर द मिडल पावर कोलैबोरेशन। अब ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, मिडल पावर कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या है कि देखिए, रियल में हमें ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता कि इंडिया इज अ मिडल पावर। रियल में मिडल पावर है। मिडल पावर मतलब जिनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है, तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाले हम लोग, है ना। तो मिडल पावर कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, ठीक है। देन फ्रंटियर टेक बैरियर्स। अब यहाँ पे क्या समझने में आता है, यहाँ पे ऑथर साहब हमें दो चीज़ बताते हैं। पहली चीज़ है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे भागेंगे, फ्रंटियर बनेंगे, फ्रंट पे जाएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, तो बोलते हैं कि देखिए, जैसे अगर हम बात करें एआई के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उनको टेंस ऑफ बिलियंस इन कैपिटल में चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए है। इंडिया अपने आप में एआई के अंदर सुपर पावर नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस इसी चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हैं, इसी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वी कैन नॉट बी द फ्रंटियर, मतलब हम आगे अग्रणी नहीं हो सकते। हमें क्या करना है, जब हम आगे नहीं भाग सकते तो हमें गहराई में उतर जाना चाहिए, हमें डीप टेक अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करना चाहिए। बोले यहाँ पर हमारे लिए ओपन कॉन्टेस्ट है, हम रियलिस्टिक स्कोप के हिसाब से डीप टेक फील्ड में जाएं, जैसे स्पेस में, डिफेंस में, मटीरियल साइंसेस के अंदर। अगर इनकी डेप्थ में हम जाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑथर साहब बताते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है भाई साहब, देखिए, द फर्स्ट वन इज द कैपिटल ब्लॉकेट्स। कैपिटल ब्लॉकेट, अरे यार इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं। कैपिटल ब्लॉकेट का मतलब है पैसा नहीं आता है, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर रेंट सीकिंग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो उनसे सबसे पहले पैसा लेना शुरू कर देते हैं, पैसा उठाना शुरू कर देते हैं। एवरीवन वांट्स देयर मनी बैक इमीडिएटली, रेदर देन उनको आगे बढ़ाने की बजाय, कंपनी को आगे बिल्ड करने की बजाय, दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक अ रेंट सीकर, कि मतलब मकान मालिक की तरह बिहेव करते हैं। ऊपर से जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनकी भी फेयरनेस नहीं होती है, वो भी एक्सप्लॉटरी पिचेस करते हैं। जैसे अब आप देखिएगा, जब आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसके अंदर सबसे पहले जो बिजनेसमैन है वो ये बोलता है कि मुझे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अरे भाई, अगर आप उसका 50% लेके बैठ जाओगे और मान लो 100 रुपये का 50% कितना होगा, 50 रुपये, लेकिन 1 लाख रुपए का 5% कितना होगा, 5,000 रुपये। तो बोले 50 रुपये वर्सेस 5,000 में 5,000 ज़्यादा है ना। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचो, ना कि उसको मतलब एक्सप्लॉइट करने की सोचो, ठीक है। ऊपर से हमारे यहाँ पे टैक्स पॉलिसीज़ भी बढ़िया नहीं है, तो टैक्स पॉलिसीज़ का अलग फंड आ जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, टैलेंट ब्लॉकेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे टॉप टैलेंट को कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, उसे डेड एंड दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप टैलेंट मस्ट सी अ फ्यूचर, नॉट द डेड एंड्स। ऊपर से जो हमारे यहाँ पे जैसे विदेश में साइंटिस्ट वगैरह चले गए, उनको हम वापस बुलाते हैं इंडिया के अंदर। अब वो आते हैं तो दे मिसेस द पब्लिक गुड्स, क्लीन एयर, ग्रीन स्पेसिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको अवेलेबल नहीं होता है। तो मतलब कि उनको जो चीज़ यूएसए में मिल रही है वो इंडिया में मिलती ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं विदाउट द पब्लिक गुड्स। हमारे यहाँ पे कुछ भलाई नहीं हो रही है, बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन बाहर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों प्रैक्टिसेस, लूटने की प्रैक्टिस और उन्हें प्रोवाइड ना करने की प्रैक्टिस, अच्छे दिमाग को एक तरफ लूटा जाता है, एक तरफ उनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसकी वजह से ये सारा तरीका पुराना है, स्टबर्न है, और ये पूरा स्ट्रक्चरल इशू है, जिसकी वजह से ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड दीज ऑल द बैरियर्स आर पॉलिटिकल बैरियर्स एंड दीज आर नॉट द फाइनेंशियल बैरियर्स। यहाँ पे बोले कि पॉलिटिशियंस को इसके लिए काम करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल यहाँ पे आती हैं, पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ पे आती है, मतलब पॉलिटिशियंस अपना ब्रेन लगाते हैं, ऊपर से इनोवेशन लगती है, तो इंडिया डीप टेक में जा सकता है। वरना एआई के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते। डीप टेक में जब जा सकता है जब ये दोनों काम करें। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई हमारी बची पड़ी है बैंड। तो ऐसा हमारे ऑथर साहब यहाँ पे बोलते हैं,
ठीक है। तीसरी चीज़ वही अपनी घूम फिर के, एक मिनट देखो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ, तीसरी चीज़ हमारी वही अपनी घूम फिर के बात है जहाँ ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध खत्म हुआ है और 10 जून 2016 को यूएसए ने स्ट्राइक किया था होमरूज के अंदर, रिजल्ट इन डेथ ऑफ द 3 इंडियन सेलर्स। तो वो जो जहाज़ का नाम है वो है MT स्टेबेलो। तो अब फिर 14 जून को क्या हुआ, 4 दिन के बाद में अंतरिम डील साइन हो गई यूएसए और ईरान के बीच में, और मकसद था कि भाई युद्ध को खत्म कर दो, स्ट्रेट ऑफ होमरूज को ओपन कर दो। तो ये वाला फंडा था। इस पूरी डील के फ्लॉ क्या है, ये डील, इसकी डील की जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक नहीं हुई है, ठीक है। टफ इश्यूज़ को छोड़ दिया गया, दे आर बीन डिफर्ड। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। बोले यहाँ पे ये भी नहीं बताते कि भाई जो ईरान है वो हिजबुल्लाह और बाकी जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना बंद करेगा कि नहीं करेगा, कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। फाइनल ट्रूस डील, जो फाइनल जो रुकने वाली डील है, फाइनल डील नहीं, जो ट्रूस वाली डील है वो अभी भी टाइम ले रही है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब इंडिया ने बोला कि यार एक बात बताओ, आपने हमारे जहाज़ों को क्यों निशाना बनाया, मार्क रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के, तो वो बोलते हैं एकदम चौड़ में कि भाई वायलेशंस ऑफ अमेरिका के ब्लॉकेड का विल नॉट बी टॉलरेटेड, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये ईरान का जहाज़ लेके ईरान का तेल लेके जा रहे थे, हमने ठोक दिए। अब यहाँ पे इंडिया बोलते हैं कि यार कंडोलेंसेज तो दे दो, कंडोलेंसेज भी नहीं दी, जीरो कंडोलेंसेज फॉर द इंडियन डेथ, ठीक है। अब बोले कि इसको ना उन्होंने किस चीज़ क्या बना दिया, कंप्लाइंस प्रॉब्लम, कि हमारे कानून के साथ कंप्लाइंस नहीं किया। इसे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी देखी नहीं, क्या बकवास बात है यार ये, है ना, कि बकवास बात इन द सेंस कि यूएसए के सेंस में कि यार आप एक बात देखो, लोगों की मृत्यु हुई है तो कंडोलेंसेज तो दिखा सकते हो यार, कंप्लाइंसेज मतलब यार कमाल की बात है। तो यहाँ पे उन्होंने ये, हमारे ऑथर साहब बोलते हैं कि देखो यूएस अब है ना ऐसा हो चुका है जिस पे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। यूएस की प्रायोरिटीज़ अपनी स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, रेदर देन दूसरा जो उसका पार्टनर है, जैसे इंडिया इज़ अ पार्टनर ऑफ द यूएस, तो हमारी सेफ्टी की उससे कोई परवाह नहीं है, न्यूट्रल शिपिंग इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं है, इनको बस अपनी स्ट्रेटेजी से मतलब है। तो बोले ये यूएस से है ना अब ये गद्दार हो चुका है, धोखेबाज हो चुका है, ठीक। अब ये बताते हैं यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दे शोज इज द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो इंडिया इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता है हद से ज़्यादा। क्यों नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि भाई सबसे पहली बात क्या है, ये सारा का सारा जो फ्री फ्लो है वो आ रहा है स्ट्रेट ऑफ होमरूज से। इंडिया की नेवी एस्कॉर्ट कर सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी नेवी नहीं है कि वो सारे अपने वेसल्स को एस्कॉर्ट कर सके। तो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी हैव, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे सामने क्या है, हमारे वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी थोड़ी वर्कफोर्स हो तो हम उसे सेफ्टी सिक्योरिटी दे सके, लेकिन इंडिया विश्व के 20% ग्लोबल सी फेयरर्स, अर्थात जो समंदर में या काम करते हैं लोग, उनका 20% हिस्सा इंडियंस का है। और गल्फ के अंदर बात करें तो 18,000 प्लस इंडियन सेलर्स वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे जो इनके जहाज़ हैं जहाँ पे ये काम करते हैं वो जहाज़ अलग अलग देशों के हैं, जैसे कि पलाऊ, गुयाना बिसाऊ, मार्शल आइलैंड, इनकी कोई डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं होती है, ठीक है, जैसा कि आपको MT स्टेबेलो डेथ के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो देश हैं, इन देशों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो इंडियंस वहाँ पे हैं उनकी तो क्रेडिबिलिटी है। तो यहाँ पे बोला कि भाई इन देशों की जो जहाज़ें हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियंस की तो रिस्पेक्ट करो यार। अब यहाँ पे इंडिया के लिए बोला गया है कि हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। हमारे ऑथर साहब यहाँ पे बताते हैं कि हमें बायलैटरल काम करना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इन सब के अंदर, ताकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि मतलब हमारे टाइज की रप्चर करने के ऊपर ना जाए, मतलब टूटे ना वो, ठीक है। लेकिन जो अभी का जो केस हुआ है उससे हमारा ट्रस्ट तो डैमेज हुआ ही है। इंडिया ने यूएस को समन किया था और 3 दिन के अंदर ट्वाइस इन 3 डेज 2 बार ये उसके एम्बेसडर को बुलाया था, बात करी थी। हमने बोला था कि भाई अकाउंटेबिलिटी देते हैं, ठीक है, इस मैटर को हम IMO के ऊपर लेके जा सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि भाई कंसिस्टेंट मैरीटाइम नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द वायलेटर्स पावर, कि यूएसए कितना भी तगड़ा हो लेकिन कानून का तो पालन करना चाहिए, है ना। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लेके आनी चाहिए कि डिफेंस इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली डील किया जाना चाहिए, रेदर देन कि बस यूएसए ने बोल दिया कि हमारा कंप्लायंस, हमारा मेरा पुत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून होता है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो कुल मिला के लंबी चौड़ी बात में हमारे ऑथर साहब यही बात बोल रहे हैं कि ग्रेटर पावर पार्टनरशिप्स, अगर आप यूएसए जैसों के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए आपके साथ फुल्ली अलाइन करेगा। इंडिया को अपने इंडो पैसिफिक के अंदर वी मस्ट बी इंडिस्पेंसेबल, मतलब हमें कोई छोड़कर कुछ काम ना कर सके, ऐसे हमें अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी चाहिए। वो बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं कि भाई ऐसा मत बनो कि हर कोई आपको जाने, ऐसा बनो कि अगर आप कहीं ना हो तो दुनिया आपको याद करे, है ना, कि भाई वो पर्सन नहीं है, वो पर्सन होता तो बात कुछ और होती है ना, ऐसा वाला। मरने के बाद नहीं भाई, पार्टी के अंदर भी बोल रहा हूँ, कहीं मतलब एज्यूम कर जाओ मरने का, ऐसे नहीं यार, दैट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। एंड बट वी वोंट एडजस्ट द गल्फ प्रायोरिटीज ओवर द इंडियन सेंसिटिविटीज, हमें इंडियन सेंसिटिविटी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस, दैट्स इट। फिर हमारे यहाँ पे आगे ऑथर साहब बिल्कुल मोदी साहब की एकदम तारीफों के पुल बांध देते हैं, बोलते हैं जब से मोदी सरकार आई है तब से फ्रेगमेंटेड सेक्टर हट के एक नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर लेके गए हैं, छोटे छोटे साइलोज के अंदर चीज़ों को देखने की बजाय इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी है। तो यहाँ पे वो कुछ स्कीम्स के बारे में बताते हैं। जल जीवन मिशन 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। तब वहाँ पे क्या देखा गया था, वहाँ पे ये बोला गया जल जीवन मिशन में कि उस समय पे 17% जो हाउस होल्ड हैं उनके पास पीने का पानी आता था। फिर
अभी कितना आता है 15.8 करोड़, मतलब 81%। हमारा टारगेट है 2028 तक हम 100% लोगों तक पानी पहुंचा सकें। अब इसकी वजह से लोग पहले पानी लेने के लिए दूर जाते थे तो काम नहीं कर पाते थे, तो काम करने के लिए मतलब काम जीवन में काम करने का समय कम बचता था, तो मतलब उनके घंटे वेस्ट होते थे। तो हमने क्या किया है, हमने ये काम करके उनके घर तक पानी पहुंचाकर हमने 5.5 करोड़ पर्सन आवर्स को डेली हम बचाते हैं, जिसको वो लोग एजुकेशन में और अपने जीवन यापन में लगा सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, साफ पानी पहुंचने की वजह से हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, अर्थात बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा। देन स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसे हेल्थ सैनिटाइजेशन वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर से हमें बेनिफिट क्या मिला है, हमने 3 लाख से ज़्यादा जो डायरिया से होने वाली डेथ है उनको रोका है। स्वच्छ भारत मिशन मतलब डायरिया होता है भाई, ऐसे स्टूल वगैरह से फैलता है या फिर इन्फेक्टेड फ्लूइड से फैलता है, तो हमने जब स्वच्छता अपनाई तो उससे 3 लाख से ज़्यादा जो डायरिया में डेथ होनी चाहिए थी, जो डायरिया होता तो होती, तो हमने उनको रोका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 ये 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दोनों के मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। फिर थर्ड इनिशिएटिव है एक, इसी के अंदर आता है जल संचय जन भागीदारी। इसके अंदर हम देखिए जल संचय मतलब कि वाटर कंजर्वेशन है, तो यहाँ पे 1.55 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स बनाई गई है मई 31, 2026 तक। तो ये इंपॉर्टेंट काम है, इसके थ्रू हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लेके आ रहे हैं। ये था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। फिर उसके बाद ऑथर साहब बताते हैं कि भाई ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे केन बेतवा की रिवर को जब लिंक किया तो बुंदेलखंड वाले रीजन में यूपी के और एमपी के, तो वहाँ पे पानी पहुंचा है। देन नमामि गंगे प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया था। यहाँ पे हमने सीवेज वाटर जो गंगा में गिरता है उसको ट्रीट करवाया, जिससे हमने इतना जो पानी है वो ट्रीट किया। देन नमामि गंगे इम्पैक्ट के अंदर बीओडी रिड्यूस हो गई है। बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए ये कोई पानी है, इस पानी के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं। अब देखिए इस पानी के अंदर जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उस बैक्टीरिया उसे कंज्यूम करने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी हाई बीओडी इसका मतलब उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पड़ा है, जिसकी जितनी लेस बीओडी उसका मतलब वो उतना ही क्लीनर पानी है। तो अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे कितनी थी 2017 में 26 की, अब कितनी हो गई है 10.75 की, तो मतलब दैट्स अ गुड थिंग। ऊपर से जो डिस्चार्ज है, जो वेस्ट डिस्चार्ज है पानी का 349 mld का होता था, अब 265 का होता है, तो हमने इसके अंदर भी थोड़ा सा बढ़िया काम किया है। वाटर क्वालिटी भी हमने इंप्रूव किया, वाटर का पीएच, इसके अलावा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसने बाथिंग क्राइटेरिया को मीट कर लिया है सभी मॉनिटर्ड साइट्स के ऊपर, कि मतलब आप कहीं भी नहा जरूर सकते हो, पीने के लायक पानी नहीं है तो क्या हुआ, बस नहा जरूर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे ऑथर साहब बताते हैं कि इंडिया के पास 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर है। ऊपर से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वेदर पैटर्न्स हद से ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो हमें हमारे यहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे होगा, हम पानी को रिसाइकल करें, रीयूज करें, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन करें, गवर्नेंस को मजबूत करें और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस को देखें, ना कि सिर्फ डेवलपमेंट को, कि आज क्या हो रहा है इसको नहीं, आगे तक के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। तो ये बात बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई ना सरकारी एक बैंक की तरह काम करते हैं, गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट रियल में इन सेंट्रल बैंक्स का काम क्या होता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करना, करेंसी जो हमारी जो डॉलर 96-97 पहुंच रहा है रुपए के बराबर में, उसे कम करके आना है ना, ये काम करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। सरकार का काम होता है स्पेंड करना, टैक्स करना, बोरो करना, ये काम होता है। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर रही है, आरबीआई को एज अ कंपनी ट्रीट कर रही है और उसमें से पैसा कमा रही है। देखिए जैसे ये बताते हैं कि भाई आरबीआई के अंदर 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो सीधी सी बात है आरबीआई का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसका बनता है, वो बनता है भारत सरकार का। अब आरबीआई सारा प्रॉफिट भारत सरकार को नहीं देती है, कुछ पैसा रखती है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन अभी भारत सरकार प्रेशर बना रही है और ज़्यादा पैसा ले रही है। अब आप देखिएगा यहाँ पे प्रीवियसली रेंज कितनी थी, 30,000 से 65,000 करोड़ रुपए सालाना आरबीआई सरकार को दिया करती। अब सरकार ने कितना लेना शुरू कर दिया है, 2.87 लाख करोड़, इतना रुपये है। 30,000 से 2.87 लाख करोड़, किसी की तनख्वाह 30,000 थी, 65,000 थी, अब कितनी है 2 लाख रुपए है। तो समझ लो इतना वेरिएशन हो गया है, इतना सारा जो सरकार है वो पैसा निपटाती है। आरबीआई की बैलेंस शीट हर वर्ष ईयर ऑन ईयर 20.6% के हिसाब से बढ़ती है। बैलेंस शीट में उनके हैं 91.97 लाख करोड़, मतलब उनकी बैलेंस शीट अर्थात कितना आया कितना गया मिला के 91.97 लाख करोड़ है। आरबीआई की इनकम हर साल 26% के हिसाब से बढ़ती जाती है। लेकिन आरबीआई सारे पैसे का क्या करता है, इन्फ्लेशन, करेंसी मैनेजमेंट, इन सारे कामों के अंदर आरबीआई ने अपने रिजर्व को तगड़ा रखने के लिए अपने रिजर्व को क्या किया है, उसमें से गोल्ड को तो बेचा है, $12 बिलियन का गोल्ड बेचा है और $7.5 बिलियन की फॉरेन सिक्योरिटी खरीदी है, ताकि रुपए जो गिर रहा है बहुत तेजी से उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके आगे चल के। ये बात आरबीआई को पहले से पता है। इसके अलावा भारत सरकार फॉरेन एसेट्स में, ये जो भारत सरकार ने आरबीआई फॉरेन एसेट में पैसा लगाती है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में पैसा लगाती है, इंटरेस्ट देती है सिक्योरिटीज़ के ऊपर में। सो यहाँ पर जो आरबीआई की जो जवाबदेही है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी की है और फिस्कल आउटकम की है।
है। फिस्कल आउटकम माने कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आउटकम क्या रहेगा, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चीज़ के ऊपर आरबीआई का काम है। ये काम आरबीआई करती है। लेकिन अब आरबीआई के ऊपर सरकार ने दबाव बनाया है, और दबाव बना के सरकार क्या कर रही है, आरबीआई से पैसा ट्रांसफर करवा रही है, और आरबीआई से इस ट्रांसफर हुए पैसे को भारत सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू में बोलती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू माने ये पैसा अब किसी भी डिविजिबल पूल आता है आपका आर्टिकल नंबर 270, जिसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि भाई ये कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो अभी 16 फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41%। तो बोले ये जो पैसा है ये 1 रुपया भी शेयर नहीं किया जाएगा स्टेट्स के साथ में। तो बोले ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है सारे का सारा, ठीक है। स्टेट के ऊपर क्या है, स्टेट के ऊपर पहले से हैवी स्पेंडिंग की ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। ऊपर से आर्टिकल 293 ने बोल रखा है कि वो हद से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं, फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास में नहीं है, ऊपर से सरप्लस उनके पास नहीं है, सेस का पैसा उनको नहीं मिलता, सरचार्ज का पैसा उनको नहीं मिलता, बोरोइंग की रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि स्टेट बोरो नहीं कर सकता है अनलेस अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे। तो बोले यहां से सारा का सारा क्या चीज रिजेंबल कर रही है, ये चीज बता रही है कि पैसे की पूरी ताकत सेंटर के हाथ में है, फिस्कल सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर रखना चाह रही है, ठीक है। आरबीआई का रोल भी चेंज हो रहा है। आरबीआई वाज अ गार्डियन ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी, हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने का काम था, लेकिन अब ये फिस्कल कैपेसिटी का सोर्स बन गई है, मतलब कि कमा के देने वाला एक कंपनी की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। तो बड़ी पिक्चर क्या है जी, बड़ी पिक्चर ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फिस्कल प्रेशर है, मेक दिस डिस्टेंसेस हार्ड टू प्रिजर्व, ये बात थी आपकी यहाँ तक की। अब उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में रेलोस फ्रेमवर्क साइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है ये, इंडिया और रशिया के बीच में ये रेलोस फ्रेमवर्क क्या है, ये है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है, एलएसए फ्रेमवर्क। लॉजिस्टिक सपोर्ट का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए रशिया का जहाज इंडिया के पास से जा रहा है, उसे अपना तेल वेल भरवाना है, उसे रिपेयर करना है, तेल भरवाना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ह्यूमैनिटेरियन मान लो उनका उसमें कोई खराबी आ गई है और मान लो उसके सैनिकों की जान पे आफत आ रखी है, वो बात हो गई, कोई दूसरी सप्लाई है ना, तो उसके लिए वो इंडिया के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह इंडिया अगर रशिया के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। सो दैट इज अ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कभी भी परमानेंट स्टेशनिंग नहीं करता ट्रूप्स की या एसेट्स की। उनके ट्रूप्स हमारे यहाँ के आ सकते हैं, रह सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं रुक सकते। जब तक उनका जहाज ठीक नहीं होता तब तक के लिए हम उनको ये चीज़ अलाउ करते हैं। हमने ये सिर्फ रशिया के साथ साइन नहीं कर रखा, बाकी देशों के साथ भी साइन कर रखा है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हमने यूएसए के साथ सबसे पहले साइन किया था 2016 में। फिर उसके बाद हमने 9 देशों के साथ अभी तक कवर कर चुके हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रशिया, ओमान। हमारे 9 देशों के साथ लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, अर्थात यही आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, या फिर हमारे जहाज उनके पोर्ट के ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हैं, उनके जहाज हमारे यहाँ के रेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इंडिया रशिया के बीच में ये साइन हुआ था 18 फरवरी 2025 को, और रेटिफाई हो गया था ये 15 दिसंबर 2025 को। तो ये बात थोड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, और ये ऑपरेशनल हुआ है जनवरी 2026 से। अब यहाँ पर एक मीडिया के अंदर ऐसी चल रही है कि इंडिया के अंदर 3000 रशियन ट्रूप्स परमानेंटली स्टेशन होंगे। ये फॉल्स न्यूज़ है भाई, दिस इज अ कंप्लीटली फॉल्स, ठीक है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन है, ना कि प्योर स्टेशनिंग ऑफ ऑफिसर्स है, ठीक है। प्योर स्टेशनिंग नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ अपने काम के लिए रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स क्या है, स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं कि मैक्सिमम 3000 ट्रूप इंडिया में रह सकते हैं इनके, अप टू 5 ईयर, 5 साल तक के लिए वो रुक सकते हैं, उसके बाद उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मैक्सिमम सारा काम कर चुके होंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इससे उनको इंडिया की फैसिलिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा और हमें रशिया की फैसिलिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा। रशिया की फैसिलिटी है आर्कटिक के अंदर, तो रशियन आर्कटिक मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से नए नए नेविगेशन रूट्स अब ओपन हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी नेक्स्ट आर्टिकल। अब इसके बाद का आर्टिकल है यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंग की जा रही है सीएनजी के साथ में, अभी 2% हो रही है, हमारा टारगेट है 3% बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट बनाने पड़ेंगे। अभी 324 प्लांट जो हैं वो अभी करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 1261 प्लांट आर येट टू बी स्टार्टेड। तो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के हम कंप्रेस्ड बायोगैस को भी हम नॉर्मली तो ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में इथेनॉल की, हम अब सीएनजी के अंदर भी कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंग करेंगे। कितना टारगेट है हमारा, 3% का। अभी कितना कर रहे हैं, 2% का, ठीक है सर। अभी जो रिसेंटली जो ये पूरा युद्ध हुआ था ईरान और यूएसए के बीच में, उसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि भाई अब हमें जो है नॉन ऑयल चीज़ों से ध्यान भटकाने की ज़रूरत है, और खुद अपने आप में लॉन्ग टर्म रेजिलियंस स्टेबल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये लास्ट न्यूज़ है भाई बांग्लादेश के पद्मा बैराज के बारे में। अब आप एक बात देखिएगा, जब गंगा नदी इंडिया से इधर चलती है तो ये जब उसमें जाती है इसमें बांग्लादेश में, तो पद्मा कहलाती है। अब जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के अंदर हमने एक डैम बनाया है। हमारा डैम है बहुत लंबे समय से, वो डैम है फरक्का बैरेज। अब यहाँ पर बांग्लादेश में लोग बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे, बांग्लादेश की सरकार बोल रही है पद्मा बैराज, पद्मा का डैम बनाएंगे, पद्मा रिवर के ऊपर डैम बनाएंगे। पहले बात करते हैं फरक्का बैरेज की।
ठीक है। ये गंगा रिवर जो है इंडिया से होती हुई इसमें जाती है बांग्लादेश में, तो 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी थी। बोला था अगर गंगा के अंदर पानी 70,000 क्यूसेक से कम हो जाएगा तो पानी को आधा आधा डिवाइड किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार जब गर्मी का सीजन आता है तो उसके अंदर हर 10वें दिन पे 35,000 से ज़्यादा पानी रिलीज करना होता है, लेकिन कई बार वो नहीं रिलीज हो पाता है क्योंकि पानी बहुत कम होता है। तो इसके ऊपर बांग्लादेशी लोग दिक्कत में आ जाते हैं, वो बोलते हैं दिस शुड नॉट हैपन। तो बोला कि अब हम अपना डैम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अपना डैम? बोलते हैं इंडिया ने जो अपना ये फरक्का बैरेज बना रखा है उसकी वजह से दिक्कत है। उसकी वजह से क्या दिक्कत है भाई? वो बोलते हैं कि इसकी वजह से गंगा का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली पानी बहता हुआ रहना चाहिए था उनकी पद्मा रिवर के अंदर वो नहीं बहता है, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। ठीक है। और जो वहाँ के लोग हैं उनको पानी ग्राउंड वाटर ही निकालते हैं और वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। 520 लीटर्स पर पर्सन पर डे ग्राउंड वाटर को यूज़ करता है बांग्लादेश के अंदर। अब सॉइल सैलिनिटी भी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि पानी जितना इवापोरेट होगा ऊपर की तरफ में जाएगा, दैट्स अ बिग थिंग, है ना। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ऊपर से जैसे मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पे सुंदरबन के ट्रीज़ हैं, सुंदरी ट्रीज़ हैं जो कि ब्रैकिश वाटर के अंदर होते हैं। ब्रैकिश वाटर होता है यहाँ से सी का पानी आया, यहाँ से साफ रिवर का पानी जा रहा है, तो इन दोनों का मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है। जब इंडिया ने डैम बना दिया, इसका पानी का फ्लो घट गया, तो यहाँ से ये जो ट्रीज है पूरा मैंग्रोव जो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। इट डिसरप्ट द ब्रैकिश बैलेंस और सैलिनाइजेशन बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से और कम फिश आ रही है। जब फिश नहीं है तो लोग जो मछुआरे हैं उनके ऊपर उनका जीवन चलता है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऊपर से जब मानसून आती है तो भारत इस बैराज को, फरक्का जो डैम है इंडिया में, उसे ओपन कर देता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है। तो बोलते हैं कि हाँ अब हम अपना खुद का डैम बनाएंगे पद्मा का, ठीक है। अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमें दिक्कत है। किस चीज़ की दिक्कत है जी? देखो हमारी दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा डैम जो है, ठीक है, ये जो डैम है सीमेंट पॉन्डेज लिमिट्स रिचार्ज, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने डैम बना दिया, तो बोला अब डैम बना के पानी का बहाव रोक दिया ना, अब आगे का पानी कहाँ? अब जो आप वो डायलॉग मार रहे थे कि भाई पानी बहता रहना चाहिए, पानी, वो कहाँ गया? पानी बहता रहना चाहिए, कहाँ गया वो? अब वो तो भाई उसने तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उस पॉइंट को कैंसिल आउट कर दिया। फिर बोलते हैं कि ये जो डैम है इसे चाइनीज़ इंजीनियर्स बना रहे हैं। अब इंडिया के इतने पास में किसी दूसरी पावर का होना इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो चाइना को हम देखते हैं कि भाई वो तो डोमिनेंट वाटर मैनेजर की तरह काम करता है, जैसे मैकोंग के पूरे पानी को मैनेज करता है। तो बोले इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर भी चाइना ना आए, वहाँ पर ना बैठे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास है, ठीक है। और हमें नई ढाका सरकार के ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं, शंका तो है इनके ऊपर में, ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई देखो, ये हमारे ऑथर साहब बोलते हैं कि डैम वाला फंडा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है। पूरे साउथ एशिया के अंदर 160+ हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चाइना तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बनाने की कोशिश कर रहा है अपर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडिया भी डैम बना रहा है, 200+ डैम्स बना रहा है 6.4 लाख करोड़ के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। डैम डिजाइन किए गए हैं फॉर द 100 years ऑफ अंडरमाइंड बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि उस चीज़ को देखते हुए। अब देखिए वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी रिस्क है। बोलते हैं बांग्लादेश लो लाइंग नेशन है। लो लाइंग मतलब कि बिल्कुल समंदर तल के पास में आता है और लेस देन 10 मीटर का उनका एलिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग बहुत जल्दी पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई उनकी फ्यूचर में 17% लैंड का लॉस हो सकता है, 20 मिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजी वहाँ से इंडिया के अंदर आ सकते हैं, 2,20,000 किलोमीटर स्क्वायर सबमर्ज हो सकता है बिलो द सी लेवल इन नेक्स्ट 150 ईयर्स। तो बोले कि ये जो एरिया है, ये एरिया खतरनाक वाला एरिया है, ये डूबने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो बोले इस वजह से यहाँ पे डैम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अब कुल मिला के ये लंबी चौड़ी बात थी, मैंने आप लोगों को बता दी। आज के सेशन के अंदर इतना ही। तो बोला था ना, बढ़िया न्यूज़ है आज की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव अ नाइस डे।